नमस्कार। तो आज अपन एग्जाम्पल 5 करते हैं। समान वेग v से बहने वाली नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु A से प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग u से खींची जाती है तथा इसका मुंह यानी चलने की दिशा सर्वदा A के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु B की ओर रहता है। तो नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा यदि v इक्वल टू यू तो सिद्ध कीजिए बिंदु पथ एक परवलय होगा जिसके नाभि B है। देखते हैं, देखिए मिशन। सबसे पहले अपने पास में एक नदी है। मान लीजिए इस प्रकार से एक नदी है जिसके दो किनारे हैं। ये इसके दो किनारे हैं नदी के AD और BC। अब एक नाव है जो बिंदु A से प्रस्थान करती है, बिंदु A से प्रारंभ होती है और इस नाव को जाना है बिंदु B पर। अब नाव को बिंदु B पर जाना है तो देखिएगा, अब चूंकि जो नाव है बिल्कुल सीधे तो जा नहीं सकती क्योंकि नदी का अपना भी वेग है। तो जो नाव है नदी है नाव को अपने वेग के साथ में लेके जाएगी इधर क्षैतिज में। तो नाव जो है कुछ इस प्रकार से जाएगी। मान लीजिए t समय पश्चात यहाँ इस बिंदु P पर पहुंच जाती है नाव। इसके बाद हम B को मूल बिंदु मान लेते हैं, B A को प्रारंभिक रेखा मान लेते हैं। तो मान लिया कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा r थीटा होगा। इसका मतलब BP की लंबाई r होगी और ये जो कोण होगा ये आपके पास में थीटा हो जाएगा। अब इस बिंदु P पर नाव के दो वेग हैं। दो वेग कौन से होंगे देखिए, एक तो नाव का स्वयं का वेग u जो कि PB की दिशा में होगा, B की ओर जा रही है, और दूसरा वेग नदी का जो वेग है, दूसरा वेग भी होगा नदी के बहने की दिशा में। अब देखिएगा ये जो वेग v है, इस वेग v को हम अरीय तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करेंगे। अरीय तथा अनुप्रस्थ घटकों में किस प्रकार से वियोजित करेंगे देखिएगा। अरीय दिशा ये हो जाएगी और ये आपकी अनुप्रस्थ हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला कोण अगर थीटा है तो इन दोनों पर जो लंब रेखाएं होंगी उनके बीच का कोण भी थीटा होगा। अब यहां से हम देख सकते हैं ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, तो ये जो वेग भी है BA पर लंब है। इसके अलावा ये आपका अरीय है और ये अनुप्रस्थ है, तो ये इसके ऊपर लंब है। अब देखिए इनके दोनों के बीच का कोण थीटा है, इसलिए इन दोनों पर लंब रेखा ये आ गई, तो इनके दोनों के बीच का ये जो कोण है ये भी आपके पास मिलेगा थीटा। इसको हम घटकों में वियोजित कर रहे हैं तो ये अनुप्रस्थ घटक हो गया v cos थीटा, और चूंकि ये वाला कोण 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला घटक आपके पास हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा यानी कि v sin थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गए। अब लिखते हैं अपन, देखिएगा। माना नदी के दो किनारे हैं AD तथा BC। माना नदी के किनारे AD तथा BC हैं और t समय पश्चात नाव इस बिंदु P पर है। ये बिंदु P है आपका। t समय पश्चात नाव बिंदु P पर है। t समय पश्चात नाव बिंदु P पर है। अब बिंदु P पर नाव के दो वेग हैं। बिंदु P पर नाव के दो वेग हैं। दो वेग कौन से देखिए, पहला जो वेग है नाव का स्वयं का वेग, नाव का स्वयं का वेग u PB की दिशा में, और दूसरा है नदी के बहने की दिशा में, नदी के बहने की दिशा में वेग v हो जाएगा। अब मान लिया कि
बिंदु बी ध्रुव है और बी ये प्रारंभिक रेखा है। माना बी ध्रुव तथा बी ये प्रारंभिक रेखा है। माना बी ध्रुव तथा बी ये प्रारंभिक रेखा है और पी का जो निर्देशांक है वो आर थीटा मान लेते हैं लोग, तथा पी के ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है। पी के ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा। इसके बाद v को हम आर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित कर देते हैं। v को आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर अब v को आर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करेंगे। हम वियोजित किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहला जो आर्य वेग होता है dr/dt इक्वल टू, देखिए आर्य वेग का जो घटक है वो आप देख सकते हैं। देखो ये आर्य दिशा होगी जिसमें आ गया v sin थीटा, तो आर्य वेग हो जाएगा v sin थीटा। और फिर इसको देखिएगा u को, u जा रहा है p b की दिशा में, जबकि आर्य होती है bp की दिशा में, तो ये हो जाएगा आर्य दिशा में वेग हो जाएगा -u, तो v sin थीटा -u। और दूसरा अनुप्रस्थ वेग r d थीटा/dt इक्वल टू, अनुप्रस्थ वेग हम देख सकते हैं ये आपके पास आ गया v cos थीटा, तो ये अनुप्रस्थ हो गया v cos थीटा। अब अपने को नाव के पथ का समीकरण ज्ञात करना है, तो नाव के पथ का समीकरण यानी r और थीटा में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 में भाग कर देंगे 1 का, भाग करेंगे तो ये आपके पास में जाएगा 1 में 2 का भाग अगर कर देंगे तो 1/r dr/d थीटा इक्वल टू v sin थीटा -u, और इधर से बटा में जाएगा v cos थीटा। ठीक है, इसके बाद में हम चरों को पृथक कर देंगे। चरों को पृथक करिए, r को एक साइड कर देंगे, थीटा को एक साइड कर देंगे, तो dr/r इक्वल टू, इधर से इनको अलग अलग कर दीजिएगा, v sin थीटा बटा v cos थीटा, तो v से v कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा tan थीटा, और माइनस से u बटा v, 1/cos का मतलब हो जाएगा sec थीटा d थीटा। ठीक है ना। और अब समाकलन करने पर, अब हम करेंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर, समाकलन करिएगा, देखो dr/r का जो समाकलन है जानते हैं हम log r इक्वल टू tan थीटा का समाकलन हो जाएगा log sec थीटा माइनस u बटा v अचर है, और sec थीटा का समाकलन हम जानते हैं log sec थीटा प्लस tan थीटा, प्लस अचर आप लोग कर देंगे log c। ठीक है, तो ये समाकलन हो गया अपने पास में। अब दोनों पक्षों से log हटा देंगे, हम log हटा देंगे तो r इक्वल टू, ये अपने पास में हो जाएगा c sec थीटा और बटा, इसी देखो माइनस है तो बटा में जाएगा, और u बटा v को अंदर लेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा की घात बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा की घात u बटा v। ठीक है, ये अपने पास में आ गया कण के नाव के पथ का समीकरण। तो ये नाव के पथ का अभिष्ट समीकरण है, नाव के पथ का अभिष्ट समीकरण है। ठीक है भाई, नाव के पथ का समीकरण तो हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे देखिए इसमें क्या है कि यदि v इक्वल टू u है तो सिद्ध करना है कि जो बिंदु पथ है ये क्या हो जाएगा, एक परवल है जिसकी नाभि v होगी। तो देखिएगा अब आपको दे दिया गया है v इक्वल टू u,
तो यदि v इक्वल टू u, अब अगर v इक्वल टू u है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा r इक्वल टू आ जाएगा c sec थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा ना, जैसे u और v करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगी याद इसकी, साइन को उसमें चेंज कर लीजिए इसको, तो r इक्वल टू sec थीटा यानी 1 बटा cos थीटा होगा, 1 बटा cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, और एलसीएम जब ले लेंगे तो ये आपके पास में बनेगा c बटा 1 प्लस sin थीटा, और संकल्प का जो समीकरण होता है उसके फॉर्म में अगर लिख दें तो r को हटा दीजिए इधर से, तो c बटा r, और ये इधर आ जाएगा तो 1 प्लस sin थीटा, और संकल्प का जो ध्रुवीय समीकरण है वो अपन जानते हैं l बटा r इक्वल टू होता है 1 प्लस e cos थीटा। इससे अगर कंपैरिजन करें हम लोग तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर e का जो मानक है वो sin थीटा का गुणांक 1 है, तो यहाँ e इक्वल टू 1 है, e इक्वल टू 1 का मतलब ये जो बिंदु पद है ये क्या हो जाएगा, एक परवल है। संकों में जैसे ही e का वैल्यू 1 होता है परवलय को रिप्रेजेंट करता है, e अगर लेस देन 1 होता है दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करता है, e ग्रेटर देन 1 होता है तो अति परवलय को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम देख सकते हैं e इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये बिंदु पद क्या है, एक परवलय, यही हमें सिद्ध करना था। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल 6, एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में f बटा ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है तथा मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग ओमेगा तथा अचर ऋणात्मक अर्यत वर्ण माइनस f से चलता है, तो सिद्ध करो कि अर्य वेग की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती किंतु उसके सीमा शून्य की और अग्रसर होती है, और फिर यह भी सिद्ध करो कि पथ का समीकरण ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू f इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा है। देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसमें दे दिया गया है कि जो कण है मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में f बटा ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है, यानी कि ये तो अर्य वेग आपको दे दिया गया है, और फिर आपको दिया हुआ है मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग भी दे दिया आपको अचर है जो कि ओमेगा है, और साथ ही में आपको ये भी दे दिया गया है अचर ऋणात्मक अर्यत वर्ण माइनस f से चलता है। देखिए एक तो अचर कोणीय वेग यानी कि d थीटा अपॉन dt ये आपको दे दिया है, कोणीय वेग ओमेगा है, और दूसरा ऋणात्मक अर्यत वर्ण माइनस f है, तो अर्यत वर्ण d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये आपको दे दिया गया है माइनस f है। अब समीकरण 1 से d थीटा अपॉन dt का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, और अवकल समीकरण को हल कर लेंगे हम लोग, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस इसका मान ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू माइनस f। अब देखो उसको संकेत रूप में अपन ऐसा लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू माइनस f। यहाँ कैपिटल D का मतलब क्या है भाई, ये जो ऑपरेटर है dy dt, तो ये आपके पास में है, इसका मतलब dy dt। इसको हम देख सकते हैं अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण बन गया। अचर गुणांक वाला रैखिक अवकल समीकरण है तो सबसे पहले इसका सहायक समीकरण लिखिएगा, सहायक समीकरण। अब सहायक समीकरण हम जानते हैं m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सहायक समीकरण हो जाएगा m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हल करेंगे तो m इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा। देख सकते हैं आप लोग मूल दोनों वास्तविक आए हैं, दोनों मूल वास्तविक आ गए, इसलिए CF को हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा C1 e की पावर ओमेगा t और प्लस दूसरा मूल माइनस ओमेगा है इसलिए C2 e की पावर माइनस ओमेगा t, ये हमने CF लिख दिया है। अब क्या करेंगे इसका PI, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन FD, और FD यानी कि d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और बराबर माइनस f था, इसलिए ये माइनस f को हमने लिख दिया है। और माइनस f जो है अचर है तो f को हम बाहर कर लेते हैं, तो ये लीजिएगा माइनस f, बचा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद में देखिए माइनस f को जब यहाँ लिख लिया तो 1 बचेगा है, और 1 को अपन e की पावर 0t ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं इसको,
और इसका पीआई कैसे ज्ञात करते हैं, 1/fd e की पावर ax, उसका पीआई किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, d के स्थान पर कर देते हैं a, तो इस यहाँ पर a का मान 0 है, इसलिए d के स्थान पर हम लोग 0 कर देंगे, और d के स्थान पर जैसे ही 0 करेंगे तो माइनस एफ बटा ये 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पीआई अपने पास में जाएगा एफ बटा ओमेगा स्क्वायर, तो पीआई भी ज्ञात कर लिया हमने, सीएफ भी ज्ञात कर लिया, इसलिए अवकल समीकरण का हल लिख देंगे R इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई, तो सी एफ अपने पास में आ गया C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी, और पीआई ये आ गया अपने पास में f बटा ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया इस अवकल समीकरण का हल। इसको हमने कर दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो दो कांस्टेंट है C1 और C2, इनका मान हमें ज्ञात करना है। इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक कंडीशन यूज करेंगे, जिसके लिए एक बार इसका t के सापेक्ष अवकलन हमें करना पड़ेगा, तो एक बार इसका t के सापेक्ष अवकलन हम लोग कर लेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर r का हो जाएगा dr/dt इक्वल टू C1 अचर होगा, e की पावर ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा ओमेगा e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 अचर होगा, और e की पावर माइनस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस e की पावर ओमेगा टी, और f बटा ओमेगा स्क्वायर अचर है, तो अवकलन इसका हो जाएगा 0। ये अपने पास में dr/dt आ गया इक्वेशन नंबर 3, और चूंकि प्रारंभ में आपको दे दिया गया है, प्रारंभ में t इक्वल टू तो 0 ही होगा, और इसके अलावा देखो क्या दिया हुआ हमें कि कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में f बटा ओमेगा वेग से प्रस्थान होता है। तो देखो प्रस्थान का और कहां से हो रहा है, मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से प्रस्थान करेगा तो बताइए जब मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, 0, तो प्रारंभ में जो r का मान है वो आपको दे दिया गया है 0 है, और जिस वेग से प्रारंभ हो रहा है, किस वेग से प्रारंभ हो रहा है, f बटा ओमेगा वेग से, तो ये f बटा ओमेगा जो है और ये भी हो जाएगा आपके पास में, तो dr/dt ये आपके पास f बटा ओमेगा आ गया। इनका दोनों का जो भी मान है 2 और 3 में रख देंगे, इनका मान 2 और 3 में रखिएगा, समीकरण 2 में जब लिखेंगे तो r का मान अपने पास में आ गया 0 इक्वल टू 7, और t का मान 0 करते ही e की पावर 0 हो जाएगा 1, तो बचेगा आपके पास में 7, यहाँ t का मान 0 करते ही e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास में C2 और f बटा ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस f बटा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से C1 प्लस C2 इक्वल टू आ गया माइनस f बटा ओमेगा स्क्वायर, और जब समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर देंगे तो dr/dt अपने पास में हो गया f बटा ओमेगा इक्वल टू t का मान 0 करने पर e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो C1 और ये हो जाएगा माइनस C2, यानी कि C1 माइनस C2 ये बराबर आ गया f बटा ओमेगा के। अब हम एक बार तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे, तो एक सेकेंड, इसमें जब रख रहे हैं तो ये अपने पास में हो जाएगा ओमेगा, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो C1 माइनस C2 इक्वल टू dr/dt अपने पास में है f बटा ओमेगा, तो C1 माइनस C2 इक्वल टू हो जाएगा f बटा ओमेगा स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, तो C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 प्लस C1 2C1, और ये बराबर 0 हो जाएगा, तो C1 का जो मान है ये आपके पास में 0 हो जाएगा, और एक बार जैसे ही घटा देंगे तो 2C2 और इक्वल टू 2C2 इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा माइनस 2f बटा ओमेगा स्क्वायर, तो C2 का जो मान है ये अपने पास में हो जाएगा माइनस f बटा ओमेगा स्क्वायर। अब C1 और C2 दोनों का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो C1 तथा C2 का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 अपने पास में इस प्रकार से था r इक्वल टू C1, तो C1 आपके पास में 0 हो गया तो 0। फिर था C2 का मान आपके पास आ गया माइनस एफ बटा ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस ओमेगा और प्लस एफ बटा ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस एफ बटा ओमेगा स्क्वायर। तो R इक्वल टू दोनों में से एफ बटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और एफ बटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां से बचेगा 1 और माइनस यहां से आपके पास में ये कॉमन आने के बाद बचेगा e की पावर माइनस ओमेगा टी। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमें सिद्ध करना है कि कण के पथ का समीकरण इस प्रकार से होगा, तो इसके लिए हमें इस ओमेगा टी का मान और ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 को ले लीजिएगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 था dr अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा, समाकलन अगर कर दिया जाए इसका तो dr अपॉन dt का r हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी, और प्रारंभिक कंडीशन का यूज कर लीजिएगा। जैसे t का मान 0 तो r का मान भी 0, और जब t और r दोनों का मान 0 कर दिया जाएगा तो c इक्वल टू 0। तो c का मान जैसे ही 0 करेंगे तो ये d थीटा अपॉन dt था अपने पास में, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस सी। अब r और t c का मान 0 आ गया तो c का मान 0 करते ही थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। और थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर थीटा का मान जैसे समीकरण 4 में लिखेंगे तो r इक्वल टू एफ बटा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा ओमेगा टी को हमने थीटा लिख दिया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई एफ 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा। ये अपने पास में आ गया इसके पथ का समीकरण, तो ये कण के अभिष्ट पथ का समीकरण है। अभिष्ट पथ का समीकरण है, ये तो पथ का समीकरण आ गया अपने पास में। और इसी में आगे हमें यह भी सिद्ध करना है कि अरीय वेग की जो दर है ये कभी भी धनात्मक नहीं होती। तो अरीय वेग की दर आपको बताना है कि कभी भी धनात्मक नहीं होती। तो देखिए स्टार्ट में जो समीकरण नंबर 2 था वो हम देख सकते हैं, ऐसा है d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू माइनस एफ। समीकरण 1 के बाद में जो इक्वेशन लिखा हमने नंबर 2 उसको देखिए जरा, यही था। और अब इसको अगर हल करें अपन ओमेगा स्क्वायर r का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा इसमें, तो d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर r इसका मान लिख दीजिए, तो ये माइनस एफ 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा और इक्वल टू माइनस एफ। इक्वेशन को हल करेंगे आप लोग, d2r अपॉन dt स्क्वायर इसको अपने साथ तो लिख ही सकते हैं d बाई dt ऑफ dr अपॉन dt इक्वल टू, अब देखिएगा यहां से माइनस एफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा f e की पावर माइनस थीटा। इसका जब पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा माइनस एफ e की पावर माइनस थीटा। ये था d बाई dt ऑफ dr अपॉन dt। dr अपॉन dt का मतलब अरीय वेग और d बाई dt ऑफ dr अपॉन dt का मतलब अरीय वेग की दर। तो आप देख सकते हैं अरीय वेग की जो दर है वो आ रही है माइनस एफ ई की पावर माइनस थीटा। अब देखो e की पावर माइनस थीटा आप जानते हैं कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये d2r अपॉन dt स्क्वायर कभी धनात्मक नहीं हो सकता। ये हमें सिद्ध करना था कि अरीय वेग की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती। तो लिख दीजिएगा आता अरीय वेग की दर कभी भी
धनात्मक नहीं हो सकती, आर्य वेग की दर कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। इसी में फिर हमें यह भी बताना है कि लेकिन उसकी जो सीमा है वो शून्य की और अग्रसर होती है। अब शून्य की और कब अग्रसर होगी देखिएगा, जैसे हम थीटा टेंड्स टू इन्फिनिट कर दें, थीटा टेंड्स टू इन्फिनिट करने पर हम जानते हैं कि e की पावर माइनस थीटा टेंड्स टू जीरो होगा। e की पावर माइनस इन्फिनिट का मान जीरो होता है ना, e की पावर माइनस थीटा टेंड्स टू जीरो, इसलिए d2r अपॉन dt स्क्वायर टेंड्स टू जीरो, ये हमें सिद्ध करना था।